देखो केमिस्ट्री में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं आपको। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल। देखिए पहले हम आपको बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर एक पढ़ाए थे, उसमें हम आपको बताए थे। देखो पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, ये पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है पीछे? 118 एलिमेंट है। और हम बताते हैं किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो हम एक एक्स लेके मान के चल रहे हैं पीछे। देखो एक्स मान लो कोई एलिमेंट है, सुनो एक्स कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पे जेड लिखते थे। क्या लिखते थे? जेड उसका क्या बताता था? एटॉमिक नंबर। क्या बताता? क्या कर रहा तू यार? भाई पढ़ता है कि तुम क्या कर रहा है? चलो पढ़ने में ध्यान है ना, बाकबा ना रहे। जेड उसका क्या है? एटॉमिक नंबर, जिसको कहते हैं परमाणु संख्या। यहाँ पे ये क्या है? मास नंबर, परमाणु भार। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे मान लो सोडियम को रिप्रेजेंट करना है, तो सोडियम का सिंबल क्या लिखते हैं? लिखते हैं ना। सोडियम का परमाणु संख्या यहाँ पे जेड कितना होता है? 11। और सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। तो पीरियोडिक टेबल में जितना 118 एलिमेंट दिया ना, अगर तुमको एटॉमिक नंबर याद है, एटॉमिक मास याद है, तो इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तो था एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन जो हम पहले बता चुके हैं। लेकिन तुमको कोई बोलेगा किसी भी पार्टिकल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कण। पार्टिकल मतलब बहुत ही अति सूक्ष्म कण। उसको तो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसको तुम बारी बारी से पढ़ोगे सही समय पे। ठीक है, जब सबसे पहला पार्टिकल, ध्यान दो इधर, सबसे पहला पार्टिकल यहाँ पे दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह काम आएगा। नहीं रहना तो की सीखते हैं आदमी, फेल होते हैं ना, जिसको फेल हुए। देखिए सबसे पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। क्या है? देखो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले स्मॉल ई से लिखते हैं। क्या चीज से लिखते हैं? स्मॉल ई। क्या चीज से? जहां कहीं भी स्मॉल ई लिख देंगे तो एलिमेंट को, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो पार्टिकल में इस तरह, देखो एलिमेंट में एटॉमिक नंबर लिखते थे, पार्टिकल्स में यहाँ पे चार्ज लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पार्टिकल्स में दो ही तरह का चार्ज आता है, या तो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। और नहीं है चार्ज तो जीरो। तो देखो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज आता है? माइनस चार्ज। कैसा आता है? इसलिए -1 चार्ज। क्या लिखे? अच्छा पूछेगा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, भार कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है, तो कोई मास ही नहीं होता है, समझ में आया? और ये सिंबल होता है। देखो दूसरा पार्टिकल है प्रोटॉन। क्या है जी? तुमसे बोलेगा कि प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। प्रोटॉन को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। इधर प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? +1। क्या होता है? मास क्या होता है? 1। अब तीसरा होता है न्यूट्रॉन। कौन सा पार्टिकल होता है? देखो न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, याद रखना। न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0। मास कितना होता है? 1। ये सब काम आएगा तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री 12वीं में भी काम आएगा। आगे देखो अल्फा पार्टिकल। फिजिक्स केमिस्ट्री सब जगह आता है। कभी भी बोलेगा कोई अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल को ऐसे लिखते हैं, ऐसे, समझा? अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना लेते हैं? +2। मास कितना लेते हैं? 4। कितना लेते हैं? ये जो चीज है ना अल्फा पार्टिकल, कहाँ काम आएगा पता है? 12वीं में जब जाओगे फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, 5-6 चैप्टर, काफी खतरनाक चैप्टर 12वीं का, उसमें तो ये पक्का काम देगा। देखो बीटा पार्टिकल, ये भी वहां काम देगा। बीटा को ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे ऐसे घुमा देते हैं। बीटा पे चार्ज कितना होता है? -1। मास क्या होता है? 0। देखो बीटा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन के जैसा, देखो ये जो लिखे देखो वैसे ही है। यहाँ भी -1 चार्ज है, यहाँ भी -1, यहाँ भी मास 0, बस फर्क है सिंबल का, समझना? अगर लिखा गामा पार्टिकल। क्या लिखा? लेकिन बचपन में तुम खेला होगा, चिड़िया उड़, मैना उड़, ये उड़, वो उड़, तो वही है ये उड़। देखिए ना, चिड़िया उड़, मैना उड़े, तो इसी को कहते हैं गामा पार्टिकल। क्या बोलते हैं? ऐसे लिख दो, यही हो गया गामा। गामा का चार्ज भी 0 होता है, मास भी 0। मतलब ये चार्जलेस और मासलेस, ना तो उसका चार्ज होता है ना इसका मास होता है। समझ में आया? लास्ट में देखो लिखा, लास्ट में लिखा पोजिट्रॉन। क्या लिखा हुआ? पोजिट्रॉन को कहा जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको देखो बीटा लिख दिए, इसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा पे हमें कैसा चार्ज लिखे? +1। क्या लिखे? मास 0। यानी पोजिट्रॉन पे चार्ज होता है +1, मास 0। तुमको पता है ना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसमें चार्ज है +1। क्या है? बात समझ में आया? इधर खेला खत्म। अब देखो अगला टॉपिक है मैग्नेटिक बिहेवियर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल रहता है। 12वीं क्लास का बुक खोलोगे तो एनसीईआरटी में फार्मूला मिल जाएगा जो पढ़ा रहे। मैग्नेटिक बिहेवियर होता क्या है, बस इसमें जानो क्या काम है। लिखा ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ। देखो मैग्नेट के बारे में नाम सुना होगा। मैग्नेट को हिंदी में चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबक को कैसे दिखाते हैं? लोहा को सटा देता है, खींच लेता है। चुंबक का काम होता है किसी भी सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, समझा? तो कह रहा है मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पे दुनिया में कितने तरह का पदार्थ होते हैं? 2 तरह का। एक को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और दूसरे को बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं?
एक होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा को क्या बोलते हैं, परीक्षा में कई बार आता है क्वेश्चन, इसमें से पहचानो कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। अभी इस चैप्टर में तो बताएंगे वो तरीका, इसके बाद फिर दोबारा बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। कहाँ बताएंगे, केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, वहां बताएंगे कैसे किसी सब्सटेंस को पहचाना जाता है कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक। अभी हम इस चैप्टर में जो बता रहे हैं उसको देखो। सबसे पहले जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं किसको है। देखो, chemical species which has one or more unpaired electrons are attracted towards a magnet and are called paramagnetic substance। कह रहा है ऐसा स्पीसीज, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जिसके बाहरी कक्षा में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो या एक से ज्यादा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया थे, याद है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने वक्त से याद है। अगर किसी केमिकल स्पीसीज के बाहरी कक्षा में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो या एक से ज्यादा हो तो ऐसे केमिकल स्पीसीज को कहा जाता है पैरामैग्नेटिक। क्या कहा जाता है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ना मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। मतलब चुंबक अगर चिपकाएंगे तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को सीधे चिपका लेगा, वही लिखा हुआ है, समझ में आया। अब आगे देखो, डायमैग्नेटिक इसका जस्ट उल्टा होता है। Chemical species which has no unpaired electron are called are weakly repelled by magnet are called diamagnetic। मतलब ऐसा स्पीसीज जिसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या यहाँ 0 होता है। क्या होता है, और इसी को कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को चुंबक खींचता नहीं है, चुंबक उसको दूर भगाता है। रिपेल्ड, देखो क्या लिखा है, वीकली रिपेल्ड मतलब दूर भगाया। यहाँ पे अट्रैक्ट, अट्रैक्ट कहीं लिखा होगा, देख लो, देखो अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, समझा। आप देखो यहाँ पे बताने का क्या पक्ष है, यहाँ पे सवाल पूछता है परीक्षा में, पहचानो कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। अगर तुमको दे देगा एलिमेंट बहुत सारा, बोलेगा इसमें बताओ पैरामैग्नेटिक कौन है डायमैग्नेटिक, तो एक ही रूल बताना। देखिए पैरामैग्नेटिक चेक करने के लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, एगो हो, दूगो हो, तीनगो हो, चारगो। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। और डायमैग्नेटिक के लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0। क्या होगा, जब अगर कभी भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 आ गया तो समझ जाओ आंख मूंद, कैसा सब्सटेंस होगा, कैसा सब्सटेंस होगा, डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 आ जाए तो सब्सटेंस कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन से 0 नहीं आया तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। समझना है। अब देखो एक टर्म यहाँ पे यूज किया, इस पे कई बार सवाल आया हुआ है परीक्षा में, बहुत सारा अलग अलग परीक्षा में। यहाँ पे एक टर्म यूज किया, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फार्मूला होता है, फार्मूला सीखो। मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है अंडर रूट M इंटू N+2, अंडर रूट N इंटू N+2 BM। देखो क्या होता है सबका मतलब आप सीखो। ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला है। अभी हम निकाल 2-3 तो सवाल बताए, अभी इस पे 2-3 क्वेश्चन बताएंगे कैसा कैसा क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो देखो ये जो N दिया है ना, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या N के जगह डाल देंगे। BM क्या है, देखो क्या लिखा है, BM इज अ बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग मैग्नेटिक मोमेंट। इस मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने का एक इकाई होता है, उसी को हम लोग BM बोलते हैं। और BM का पूरा नाम क्या होता है, बोहर मैग्नेट्रॉन। क्या होता है जी, BM का पूरा नाम क्या होता है, बोहर मैग्नेट्रॉन। देखिए पीछे इधर बोर्ड पे ध्यान दो सभी, सुन लो क्या लिखा है। फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विल बी नॉन जीरो एंड फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विल बी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट का अभी हम तुरंत बोर्ड पे एक फार्मूला बताए हैं, अंडर रूट N इंटू N+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। N क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तुमको पता है ना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ ना कुछ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 तो नहीं होगा। तो जब ये कुछ ना कुछ पैरामैग्नेटिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी तो कुछ ना कुछ होगा। यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होता है, मतलब किसी भी हाल में 0 नहीं होगा। लेकिन देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक मोमेंट का मान क्या हो जाता है, 0, क्योंकि हम जानते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होता है। क्या होता है, हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, यहाँ पे N की जगह 0 डालो तो पूरा 0 नहीं कर देगा, देखो ना करके 0 ये हो गया, 0 + 2 2, 2 गुना 0 0, पूरा 0 बना देगा। इसलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, अब आगे देखिए, हायर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट मोर विल बी द अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मैग्नेट, दैट इज मोर विल बी द पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैग्नेटिक मोमेंट का जितना ज्यादा मान आते जाएगा, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा देंगे तब ना मैग्नेटिक मोमेंट का मान ज्यादा आएगा, N का मान बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मान जितना ज्यादा आएगा उतना कोई भी पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित होते जाएगा, और वो सब्सटेंस उतना ही बढ़िया क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्या कहलाएगा। अब देखो इस पे परीक्षा में कैसा सवाल आता है थोड़ा उसको देखते हैं। देखो लिखा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अभी कुछ क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फार्मूला अभी बताया ना,
इस फार्मूला पे कैसा सवाल आता परीक्षा में, देखो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कैसे सवाल आएगा, इस फार्मूला पे अभी 3 क्वेश्चन बनाने जा। देखो परीक्षा में कैसा क्वेश्चन मेरा पीछे ये सुधरा था तो बिगड़ा है, तो देखो ना इधर फोकस करो ना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है Zn2 प्लस, क्या लिखा हुआ है Zn2 प्लस में हमको पता करना है मैग्नेटिक मोमेंट का मान, mm का मान निकालना है। 30 एटॉमिक नंबर है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। देखो मैग्नेटिक Zn2 प्लस है, जिंक का आयन इसको बोलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात Zn2 प्लस, देखो जिंक जो होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है 30, ऐसे +2 है, मतलब इसके बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, तो पहले 30 था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता तो कितना बचा 28, इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन टोटल कितना 28। सबसे पहले क्या करना, देखो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शॉर्टकट वाला जो सिखाते हैं उससे समय बचेगा तुम्हारा। तो देखो Zn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हम क्या बोले थे आयन वाला कॉन्फ़िगरेशन कभी भी लिखना है तो पहले उसका एटम वाला लिख दो जहां से वो बना है। तो Zn2 प्लस कहां से बना है, जिंक से बना होगा, तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, पहले तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। 30 इलेक्ट्रॉन को भरना है, बताओ 30 इलेक्ट्रॉन के लिए नजदीक में कौन इनर्ट गैस लिखेंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन का 18 होता है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन का 36, तो नजदीक में आर्गन हुआ ना, देखो ये आर्गन लिख दिए। और देखो हीलियम, नियोन, आर्गन तीसरे नंबर पे 3s3p भरा है, तो 4s3d। देखो इसमें 18 है, 30 इलेक्ट्रॉन भरा, 18 तो कितना हो गया 20, 20 10 कितना हो गया, हो गया। तो ये हो गया जिंक का कॉन्फ़िगरेशन। हमको क्या निकालना है Zn2 प्लस, क्या निकालना है Zn2 प्लस। कैसे बनेगा, इसके बाहरी कक्षा में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, प्लस मतलब निकालना, तो बाहरी कक्षा यही है ना, ये तो अंदर वाला हो गया तीसरा, चौथा सबसे बाहर वाला होगा, इसमें जो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना इसको तुम बाहर निकाल दो। तो Zn2 प्लस जो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, आर्गन ऐसे ही रह जाएगा, 4s2 प्लस गायब हो गया, पूरा बच गया क्या 3d10। यही ये अब मेरा आ गया, मेरे काम का चीज आ गया मेरे सामने, समझ में। अब इस पे हम निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, क्या निकालेंगे, तो किसी का पूछा हुआ था। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए, n का मान चाहिए। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बाहरी कक्षा में। कहाँ होता है, देखो आर्गन का तो पूरा इलेक्ट्रॉन भर ले होगा, तो क्या इसके अंदर होगा कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अच्छा जो भी होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा नहीं होगा इसमें आप चेक करेंगे। तो 3D का डायग्राम बना लो, 3D लिख दिए, तुमको पता है डी सबसेल है, डी सबसेल में 5 गो डब्बा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो 10 को भरना, पहले एगो करके भर दिया 5 को, फिर अपोजिट पेयरिंग करेंगे, तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब बताओ तो इसको देख के कहीं भी कोई अकेला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, सब पेयर है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या आ गया 0। अब इस 0 वाले मान को इस फार्मूला में डाल देंगे, तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे √10 × 10 + 2 बोर मैग्नेटॉन, तो n के जगह 0 आया है 0, फिर यहाँ पे n के जगह 0, तो सोचो 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 गुना 0 0, दुनिया की किसी भी संख्या को 0 से गुना करोगे तो पूरा 0 हो जाता है, और 0 का रूट भी 0 होता है, 0 का रूट भी 0 होता है, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया 0 बोहर मैग्नेटॉन, कितना आ गया 0 बोहर मैग्नेटॉन। और बताओ ये सब्सटेंस जो है इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है ना, बताओ ये पारामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, हम क्या बोले थे कैसे चेक करेंगे पारा की डाया, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है तो आंख हम बोल देना डायमैग्नेटिक है, अगर कुछ ना कुछ है 1 2 कुछ भी है तो पारा। तो बताओ यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 0, इसको देख के हम क्या बोलिए कैसा सब्सटेंस है डायमैग्नेटिक, ये जो Zn2 प्लस दिया हुआ है। देखो दूसरा क्वेश्चन Cr3 में, देखो तुम कहाँ गलती करोगे इस सवाल में, इस सवाल में महा लपेचा है, ये देखो ना उसको देखो लपेचा के लिए ना घैचा कर रहा है। Cr3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है क्रोमियम, इसमें तुमको बोला मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। अधिकतर बच्चा को ये पूछा जाए तो 90% बच्चा इस सवाल का आंसर गलती निकालेगा, उसका कारण है। देखो सबसे पहली बात क्रोमियम का हम कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, Cr3 प्लस किससे बना है क्रोमियम से, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन तुम क्या लिखोगे, नजदीक का आर्गन हो गया 3s3p 4s3d 18 2 20 और 20 4 24, तुमको पता है ना क्रोमियम क्या है, हम तुमको एक्सेप्शन बताए थे, याद करो एक्सेप्शन, 2 कैटेगरी एक्सेप्शन सिखाते हैं। पहला जो एक्सेप्शन क्या बताते हैं 24 29 41 से 47 77 78 79, और दूसरा एक्सेप्शन कैटेगरी में क्या बताते हैं 57 58 64 80 90, तो कौन के एक्सेप्शन में आता है 24, याद आया, पहला एक्सेप्शन का कैटेगरी में ही ना शुरू में आता है, तो उसमें क्या बताते हैं ns में से 1 इलेक्ट्रॉन n-1d में चला जाता है, तो देखो ns में से 1 इलेक्ट्रॉन n-1d, इसलिए इसको गलती कर दिए, इसको पहले सही लिखो ns में से 1 इलेक्ट्रॉन n-1d में, तो इसका सही देखो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा 4s1, इसमें चला 3d पाएगा, आप समझा, ये सही होगा,
और कितना बचा, क्या करा, इसी में से ये 3 प्लस बनाएगा, तब ये गलती हो गया। इसको पहले ये बनाएंगे, अब ये मेरा आ गया, अब इसमें से हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, कितना, तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखो देखो बाहरी कक्षा एक जो ये है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, अब 2 और निकालना है, 2 यहाँ से निकाल देंगे, तो देखो 1 यहाँ से निकाल दिया, पूरा गायब हो गया, इसमें से 2 निकाल दिया, इसमें कितना बच गया, 3, तो देखो इसका कंफ्यूजन क्या रह जाएगा, Cr3 प्लस का आर्गन, ये 3d3, ये तो गायब हो गया। अब बताओ इसमें बोला कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, देखो आर्गन में तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पूरा भरा हुआ है, 3d में चेक कर लो, डी में 5 गो डब्बा बनाओ, 1 2 3 4, देखो 3d और 3 गो इलेक्ट्रॉन है, कितना है, सुना 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है, देखो पहले ऐसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे, अब बताओ क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, 3 ठो, अकेला अकेला क्या इलेक्ट्रॉन है, इसी को अनपेड बोलते हैं ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा, फार्मूला में डालेंगे अंडर रूट m + 2 बोर मेटो, जहां भी n है वहां पे n का मान 3 डालेंगे, देखो 3 × 3 + 2 बोर मेटो, देखो 3 + 2, तुमको पता है ना, बचपन में एक रूल पढ़ा होगा मैथ में, बॉड मास, क्या पढ़ा होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, पहले भाग का क्रिया करते हैं, पहले ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, फिर का गुना, फिर डिवाइड भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ, तो इसमें क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट का, ब्रैकेट में क्या 3 + 2 कितना हो गया 5, अब 5 दिया कितना हो गया 15 का रूट 15 बोर मैग्नेटॉन, और रूट 15 का मान तुम निकालोगे तो उसका मान आता 3.87, क्या था जी, तो यानी इसका बोर मैग्नेटॉन कितना मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 3.87। अरे भाई तीसरा सवाल पूछ रहा है Mn2+, जिसको बोलते हैं मैंगनीज, देखो एटॉमिक नंबर भी याद रहना चाहिए, Mn2+, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना था 25, मैंगनीज का बोला है कि Mn2+ का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाओ, तो सबसे पहले देखेंगे Mn2+ बनता किससे, मैंगनीज से, तो 25 वाला का एटॉमिक नंबर, आदि कंफ्यूजन का बता, क्या 25 वाला एक्सेप्शन में आता है, नहीं आता है, 25 वाला तो आराम से आंख मूंद के लिख दो, जो एक्सेप्शन में आता है जैसे ये, इसमें गलती रहने का संभावना है, तो जहां भी एक्सेप्शन है, देख लो लिखने में एक बार याद रख लो, घुमा लो वही वाला चीज, 41 क्या घुमाना, पहला कैटेगरी 24 29 41 77 89, एक बार में आना चाहिए, अब दूसरा कैटेगरी 57 58 64 89 90, और किसमें क्या करना हो बता चुके हैं, समझ में आया ना, पीछे रिवीजन कर लेना। देखो मैंगनीज का पहले बना लो, मैंगनीज के नजदीक क्या कोऑर्डिनेट गैस है, अर्गन लिख दिए, तीसरे नंबर पे 3s 3p 4s 3d लिख दिए, इसमें 18 हो गया, 18 तो 20, 20 5 क्या हो गया 25। अब हमको Mn2+ बनाना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, बाहर कहां से निकलेगा, बाहरी कक्षा से, इसका बाहरी कक्षा यही है ना, इसका बाहरी कक्षा यही है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल, क्या बच गया Mn2+ में, क्या बच गया, अर्गन यही रहेगा, इसका क्या बच जाएगा बोलो, ये 3d5 का 3d5, ये तो पूरा गायब हो गया। अब हमको निकालना अनपेड इलेक्ट्रॉन, बताओ इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा क्या, नहीं होगा, जो भी होगा 3d5 में होगा। देखो 3d सेल का डायग्राम बना दिए, सब सेल का 5 को डब्बा कीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन, एक अकेला अकेला लिख दिए। अब बताओ ये अकेला इलेक्ट्रॉन ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बताता है ना, इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं 5। अब हमको बोर मैग्नेटॉन निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट n × n + 2 बोर मैग्नेटॉन, n की जगह 5 डाल दो, क्या डाल दो 5 × 5 + 2, देखो 5 + 2 कितना हो गया 7, और 7 5 से क्या हो गया, देखो अंडर रूट 35, 35 का रूट निकालोगे तो 5.91 बोर मैग्नेटॉन, किसका आ गया Mn2+ का मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो एक सबसे अच्छा चीज बताने जा रहे हैं लास्ट में, ये नोट जो है खतरनाक नोट है, अभी तक तुम 3 सवाल जो बनाया ना, सो एकदम बहुत ही शानदार नोट्स दे रहा है तुमको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंख मूंद के भी देखो, ये सवाल का तुम यहां तक पहुंचे हो ना, यहां तक अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाला ना, यहां तक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद अगर तुम ये नहीं भी बनाते, डायरेक्ट लगभग बोलता कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता, तो इसको ये अनपेड इलेक्ट्रॉन को देख के तुम आंसर बता देता, ये कितना आएगा, ये देख के 5 को देख के ये आंसर निकाल देगा। ये जो निकाला अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, देखो जैसे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना निकाला, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाले थे कितना, कहाँ गया, इसमें करना था 0, तो इसको देख के तुम निकाल सकता था मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पर क्रोमियम अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना था 3, इस 3 को देख के मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन लगभग वैल्यू आता है, मतलब फार्मूला तो तुमको लगाना ही पड़ेगा। हम एक बात बोलेगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, देखो सब्जेक्टिव पूछेगा तो पूरा लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में बोलेगा टिक करना, तो लगभग तुम निकाल सके कैसे, देखो क्या लिखा, नोट देखो क्या लिखा है, जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्लस समथिंग मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब इसको समझाने जा रहे हैं, देखो पहले ये एग्जांपल तुमको 20 से समझाते हैं, 20 से बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना, उसका आंसर में 3 दशमलव कुछ होगा, देखो 3 दशमलव कुछ। अच्छा इसमें Mn2+ में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर में 5 दशमलव कुछ होगा, है आंसर।
आया कि नहीं? तो यही ट्रिक्स लिखा है कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें उतना प्लस समथिंग क्या होगा उसका नेगेटिव ट्रिक्स। इससे क्या फायदा होगा पता है? जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको मिलता है ना 4 ऑप्शन वाला, तो देख के तुम बता देखो 5-10 मिनट देखे के मान बिना बनाए, समझा? तो ये देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का हमारा आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा? कल के क्लास में आपका ये पूरा 50% पार्ट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लगेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आपको आज का कैसा लगा? अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम। देखो इधर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आप सभी को ले चले, देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ शेप ऑफ ऑर्बिटल। देखो याद करो, हम आपको क्वांटम नंबर जब शुरुआत किए थे तो क्वांटम नंबर की शुरुआत में बताए थे कि 4 तरह का ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल, याद होगा। अब देखिए उसका शेप आज बनाने जा रहे हैं, देखने में कैसा होता है, कौन सा ऑर्बिटल। देखिए सबसे पहला होता है एस ऑर्बिटल। कौन सा होता है? देखिए एस ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताया गया। शेप का हिंदी क्या होता है? आकार। क्या होता है? देखिए एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल, या इसे कहते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल। इसका मतलब होता है फुटबॉल के जैसा। स्फीयर कैसा होता है? ऐसा फुटबॉल को देखे हो, उसी के जैसा होता है एस ऑर्बिटल। देखो हमने तो भाई ऐसा बना दिया गोला का। यहां से अगर हम एक्सिस खींचे, मैथ में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां से अगर पॉइंट इसको ओरिजिन मान ले, सेंटर मान ले इसका स्फीयर का, तो यहां से एक्स एक्सिस, ऊपर में वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इधर। तो तुम सोचो ये जो एस ऑर्बिटल एक्स एक्सिस की तरफ भी है, वाई एक्सिस की तरफ भी है, जेड एक्सिस की तरफ, समझ आ रहा? किधर है कोई फिक्स नहीं है, मतलब एक्स की तरफ होगा कि वाई की तरफ होगा कि जेड की तरफ, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। समझ में आ रहा? तो लिखा एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शन इन नेचर। कोई पूछेगा तुमसे क्या एस ऑर्बिटल का कोई डायरेक्शन होता है, कोई दिशा होता है? एस ऑर्बिटल का कोई दिशा नहीं होता है, नॉन डायरेक्शन होता है। दैट मींस इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, मतलब एस ऑर्बिटल का अपना कोई डायरेक्शन होता ही नहीं। देख रहा है कभी एक्स है, वाई है, जेड किधर है? अगर एक्स की तरफ रहता तो कभी ना एक डायरेक्शन एक्स है, तो एक तरफ रहता है, तीनों में है, जैसे कोई डायरेक्शन नहीं। अब आते हैं दूसरा ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल। देखो डमरू देखो, बोला महादेव जी का डमरू ऐसे ऐसे, तो यही डमरू है। डमरू डमरू का 2 चीज होता है। तो जो पी ऑर्बिटल होता है ना, उसका शेप होता है डम्बेल। केमिस्ट्री में लिखा होता है कि पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डम्बेल शेप। कैसा होता है? डम्बेल शेप, मतलब होता है डमरू के जैसा। तो डमरू देखो ऐसा होता है। ये जो देख रहे हो ये, इसको लोब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये ऑर्बिटल का क्या कहलाएगा? लोब्स। ये भी क्या कहलाएगा? लोब्स। तो ये दोनों 2 लोब्स हुआ। ये लोब्स क्या होता है? तो देखो इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन लोब्स ऑफ ऑर्बिटल। तुमको बोलते हैं ना कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इस लोब्स में होता है। कहाँ होता है? कहाँ होता है जी? हम जो बोलते हैं कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिटल में कहाँ होता है? लोब्स के अंदर होता है। देखो ये पी ऑर्बिटल का डायग्राम हुआ। अब देखो पी एक्स, तुमको पता है ना पी ऑर्बिटल 3 तरह का होता है, एक पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है, याद होगा 3 ठो डब्बा बनाते हैं उसमें। तो पी एक्स ऑर्बिटल का डायग्राम कैसा होगा? देखो पी एक्स ऑर्बिटल, देखो ये पी एक्स ऑर्बिटल का डायग्राम है, पूरा का पूरा किस एक्सिस के अलोंग है? देखो एक्स एक्सिस के अलोंग। किधर है ये पी एक्स ऑर्बिटल? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो पी एक्स ऑर्बिटल इज ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस। पी एक्स ऑर्बिटल हमेशा किसकी तरफ होता है? एक्स एक्सिस के अलोंग। तुम्हारा आंख मोबाइल जैसा है, इसलिए इसको बोलते हैं पी एक्स। दूसरा देखो पी वाई ऑर्बिटल, नाम क्या है? पी वाई है क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग होता है। देखो वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है, नाम है पी वाई ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि ये जेड एक्सिस के अलोंग हो रहा है। जेड एक्सिस इधर है। तो देखो सो पी ऑर्बिटल इधर, देखो पी एक्स ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलोंग, पी ऑर्बिटल वाई एक्सिस के अलोंग, पी जेड, मतलब तीनों ऑर्बिटल का अपना डायरेक्शन होता है। यानी हम कह देंगे कि पी ऑर्बिटल इज डायरेक्शन, यानी पी ऑर्बिटल का क्या होता है? डायरेक्शन होता है, दिशा होता है। देखो लास्ट में क्या लिखे हैं? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड डिफर्स इन देयर ओरिएंटेशन। चूंकि पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। पी एक्स का एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया, पी वाई का वाई एक्सिस के अलोंग हो गया, पी जेड का जेड एक्सिस के अलोंग, इसलिए कहेंगे सो दे आर डायरेक्शन इन नेचर। पी ऑर्बिटल कैसा होता है? डायरेक्शनल होता है। पी ऑर्बिटल का क्या होता है? अपना डायरेक्शन होता है। देखिए इधर बोर्ड पे देखो, अब अगला क्या है? यहाँ पे लिखा अगला ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल। देखो डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है डबल डम्बेल। 2 ठो डमरू एक साथ बना दो। एक डमरू वाला पी ऑर्बिटल था, एगो डमरू ऐसा, एगो डमरू ऊपर से, तो डबल डम्बेल होगा। हाँ तुमको पता है ना डी ऑर्बिटल 5 तरह का होता है। कितने तरह का? dx, देखो पहला डी ऑर्बिटल था dxy, तो dxy का देखो कैसा डायग्राम होता है। देखो x एक्सिस y एक्सिस, देखो एक डमरू ऐसे बना है, एक डमरू और दूसरा डमरू देखो ऐसे,
एक डमरू इधर है, एक दूसरा डमरू इधर है। ये किसका डायग्राम है? dxy का। किसका है? अच्छा बताओ, इसके बीच से वो एक्सिस पार रहा है, इधर से भी एक्सिस ड्रॉ करो। अच्छा इस एक्सिस को ड्रॉ करोगे बीच से, तो ये एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है? इधर भी कितना है? 45। समझा? इधर देखो आप dxy के बाद दूसरा ऑर्बिटल है dyz। तो देखो ये y एक्सिस इधर है, z एक्सिस इधर है, इसका भी डायग्राम ऐसा ही होगा। देखो एक डमरू ऐसा, एक डमरू ऐसा, 20 एक्सिस पर 45 डिग्री 45 डिग्री। देखो तीसरा d ऑर्बिटल है dzx। देखो इधर z एक्सिस, इधर x एक्सिस, इसका भी डायग्राम हूबहू ऐसा ही मिलता है। समझ में आया? हाँ, तीनों का डायग्राम एक ही जैसे है। अब देखो इसका कुछ अलग है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। देखो x एक्सिस इधर है, y एक्सिस इधर, क्या होता है पूरा देखो एक्सिस के अलोंग है, ये भी एक्सिस के अलोंग, ये भी एक्सिस के अलोंग, ये डायग्राम होता है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में भी दिया हुआ है, ठीक है। और देखो लास्ट में जो है ए dz स्क्वायर का कैसा डायग्राम होता है? देखो ये देखो एक डमरू ऐसा है, दूसरा डमरू ऐसा है, वो सर्किल बना दो ऊपर से। ये जो सर्किल ऊपर से बना हुआ है ना, इसको देखो ना, मनमोरू है, नाम है मनमोरू। इस सर्किल के नाम कहते हैं, सर्किल का नाम है डाउनट, इसको बोलते हैं डाउनट, इसी को बोलते हैं री, इसी को बोलते हैं हेल्ट। अब ये जो जितना लिखे है ना 5 को डायग्राम, इसी को आप समझा रहे क्या क्या है। देखो लिखा है each dxy dyz and dzx have 4 lobes। देखो कह रहा dxy dyz dzx के पास 4 लोब्स है। कैसे? देखो देखो ये इधर 1 लोब्स, 2 लोब्स, 3 लोब्स, 4 लोब्स, 4 लोब्स हुआ। यहाँ देखो 1 2 3 4, देखो 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब, ऐसा लिखा हुआ है। प्रत्येक dxy dyz and dzx सब 4 लोब्स, सबका साइज आपस में बराबर होता है। ओरिएंटेड इन बिटवीन द एक्सिस, ये एक्सिस के बीच में होता है। देखो x और y एक्सिस के बीच में, देखो x y एक्सिस के बीच में, यहाँ भी देख रहे हो ये लोब्स का है x और y के बीच में। समझ में आ रहा? तो और कितने डिग्री एंगल पे है? 45 डिग्री एंगल पे एक्स एक्सिस के साथ। इसलिए कहा जाता है dxy dyz और dzx। ये और ये तीनों ऑर्बिटल जो है इसको बोला जाता है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है? नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। आप तुमसे कोई पूछेगा सर ये dxy और ये dyz और ये dzx, इसको नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्सिस के बीच में होता है। क्या होता है? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होता है। ये एक्सिस के अलोंग नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं नॉन एक्सियल। एक्सिस में नहीं होता इसलिए क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल, बीच में होता है। अब देखो ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के पास कितना लोब्स है? 1 लोब्स, 2 लोब्स, 3 लोब्स, 4 लोब्स। इसके पास क्या होता है? 4 लोब्स। और ये कैसे होता है? एक्सिस के अलोंग। देखो ये y एक्सिस है तो ये भी y, ये x, पूरा एक्सिस के अलोंग है, बीच में नहीं है, पूरा एक्सिस पे है। dz स्क्वायर, ये जो dz स्क्वायर नीचे में बना है, इसका कितना मेन लोब्स है? इसमें 2 मेन लोब्स है। कौन कौन? देखो देखो ये वाला, ये वाला, ये 2 मेन लोब्स है dz स्क्वायर में। तो आप देखो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आर कौन? एक्सियल डी ऑर्बिटल। देखो इसको और इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल डी ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ये क्या होता है? एक्सिस के अलोंग है। देख रहा है? ये भी एक्सिस के अलोंग है। समझ में आ रहा? लेकिन ये जो 3 ठो ऊपर पड़े थे dxy dyz और dzx, इसको बोलते हैं नॉन एक्सियल, क्योंकि एक्सिस के बीच में है। समझ में पूछेगा परीक्षा में। शेप होता है f ऑर्बिटल। अब एक ऑर्बिटल और बचा है f ऑर्बिटल। तुमको पता है ना f ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना, एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये जो x, देखो f ऑर्बिटल का जो शेप होता है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल, इसको हम बोर्ड पे बना नहीं सकते हैं। समझ में आया? f ऑर्बिटल का जो शेप होता है एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफी जटिल, इसको मुश्किल हो जाता है बनाने में, इसलिए आप f ऑर्बिटल के शेप को दिखा नहीं सकते हैं। देखिए इधर लास्ट कंसेप्ट चल रहा है। देखो इधर बोर्ड पे देखो नोट्स एंड नोडल पेन। तुम्हारे मन में सवाल है कि सर ये नोट्स क्या होता है? नोडल पेन का बोर्ड पे 5 मिनट ध्यान दो, सब समझना। देखो नोट्स क्या होता है? रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड नोट्स। कह रहा है एटम जानते हो, परमाणु, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना 0 है, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है नोट्स। क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री में जो नोट्स होता है ना, परीक्षा में सवाल आता है कि नोट्स कितने तरह का होता है? नोट्स 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं स्फेरिकल नोट्स, एक को बोलते हैं एंगुलर नोट्स। स्फेरिकल नोट को ही कहते हैं रेडियल नोट्स। 2 नाम है, दोनों एक ही नाम है। स्फेरिकल नोट या रेडियल नोट एक ही चीज हुआ, और दूसरा होता है एंगुलर नोट। परीक्षा में पूछता है, सवाल देगा तुमको कि स्फेरिकल नोट निकालो और एंगुलर नोट निकालो, क्वेश्चन पूछता है। देखो कैसे निकालते हैं, इसके कुछ फॉर्मूला आता है, जान दो। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोट, किसी क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा स्फेरिकल नोट या रेडियल नोट का संख्या निकालने के लिए, जान दो इधर, तो क्या फॉर्मूला होता है? n माइनस एल माइनस 1। ये फॉर्मूला लगा दोगे n माइनस एल माइनस 1, तो तुमको क्या मिल जाएगा? स्फेरिकल नोट का संख्या, रेडियल नोट का संख्या। n जहां पे क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो पहले पर आए हुए हैं।
अब देखो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, अगर एंगुलर नोड्स निकालने का फॉर्म पूछेगा तो डायरेक्ट एल के बराबर है, एल बराबर मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर। अब आगे देखिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स बोलेगा निकालने के लिए परीक्षा में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n-1 डायरेक्ट यूज करेंगे n-1 तो तुमको टोटल नोड्स मिल जाएगा, जहां पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, समझ में आया? तो ये तीनों फार्मूला तुम यूज करके निकाल सकते हो, समझ में आया? तो अभी आपको जो कुछ फार्मूला बताए हैं, इस फार्मूला से आप कोई भी किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से बना सकते हैं। हमारा जो फार्मूला है जैसे स्फेरिकल नोड निकालने का, एंगुलर नोड निकालने का, टोटल नोड निकालने का। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन 3s ऑर्बिटल, कह रहा है 3s ऑर्बिटल में नोड्स कितना है। जब ये पूछा नोड्स निकालने, ये नहीं बता रहा, देखो ये निकालना कि ये नहीं बता रहा, खाली बोला नोड्स निकालना है। जब ये बोलेगा नोड्स निकालने तो हमको मतलब क्या समझना है, टोटल नोड्स क्या समझना है। तो टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नोड्स का फॉर्मूला n-1। देखो यहाँ लगा दो n-1, यहाँ पे n कितना दिया 3s में 3, तो 3 - 1 कितना हो गया 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। दूसरा क्वेश्चन देखो ये, हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल में बताओ कितना रेडियल नोड। रेडियल नोड मतलब क्या होगा, स्फेरिकल नोड। रेडियल नोड स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-1। यहाँ लगाओ n-1। n यहाँ पे क्या है 2s में n का मान क्या है 2 है। अच्छा s सबसेल में l का मान क्या होता है 0, याद है ना, s सबसेल के लिए l का मान 0 पहले पढ़ा हुआ, तो 0 डाल दो -1। तो देखो 2 में से 0 घटा है तो 2, 2 में से 1 घटा तो क्या हुआ है, इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। अब देखो नोड्स का कहानी खत्म, ऐसा ही सवाल आता है परीक्षा में, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला कॉन्सेप्ट है लास्ट, नोडल प्लेन। ये प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, इसको नोडल प्लेन कह रहा है। एक प्लेन जो न्यूक्लियस से पास करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना 0 होता है, उसी को हम नोडल प्लेन बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछेगा परीक्षा में नोडल प्लेन निकालो, तो नोडल प्लेन नंबर ऑफ नोडल प्लेन डायरेक्ट एल के बराबर होता है। नोडल प्लेन का संख्या अजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। जैसे देखो यहाँ पे देखो, इसको 3 पॉइंट लेके है ना, इन तीनों को याद नहीं करना है, एक ट्रिक्स बता रहे हैं। लास्ट का ये 3 एरो जो है बोर्ड पे ध्यान दोगे, सुनो ये 3 पॉइंट जिंदगी में कभी याद नहीं करना पड़ेगा, अगर बोर्ड पे ध्यान दोगे तब। एक शानदार ट्रिक्स बता रहे हैं। जैसे तुमको पूछेगा, देखो तुमसे पूछेगा px ऑर्बिटल का नोडल प्लेन बताओ। देखो जब ये बोलेगा px ऑर्बिटल 3 एक्सिस होता है ना, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो जब ये बोलेगा px ऑर्बिटल के केस में नोडल प्लेन निकालो, तो बताओ x एक्सिस के अलावा कौन सा एक्सिस बच गया, y और z, क्या बच गया, तो px ऑर्बिटल का देखो नहीं इधर कौन सा नोडल प्लेन हो गया, yz, कौन सा नोडल प्लेन हो गया। अच्छा तुमसे पूछेगा py ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन कौन होगा, y को छोड़ के बाकी कौन बच गया, z और x, तो देखो कौन सा नोडल प्लेन होगा, zx। अच्छा तुमसे पूछेगा pz ऑर्बिटल के नोडल प्लेन, z को छोड़ के कौन बच गया, xy, तो देखो कौन सा नोडल प्लेन हो गया, xy। समझ में आया। तो इसके साथ ही एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का जो आपका 50% पार्ट चल रहा था, आपको पूरी तरह से आज समाप्त हो चुका है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आप किसी भी तरह का जेई मेंस, जेई एडवांस, फील्ड लेवल, बोर्ड लेवल, कहीं का भी क्वेश्चन हो, किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का बना सकते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का 50% पार्ट आपको पूरी तरह से कंप्लीट है। रेस्ट 50% पार्ट हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब अगला टॉपिक जो होगा हमारा 11th क्लास का, वो होगा हमारा periodic table, classification of elements and periodicity properties, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।